हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में जय प्रक्रम को देखा था, जीव विज्ञान क्या है उसके प्रकार को देखा था, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार को देखा था, प्रकाश संश्लेषण को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा था। ठीक है, यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिए, तभी हमारे आप लेक्चर नंबर दूसरा देखिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं दोस्तों। उसमें हम आपको पहला जो टॉपिक पढ़ाने वाले हूँ है आपको स्टोमेटा यानी रंध्र की क्रिया विधि देखेंगे, अमीबा में पाचन देखेंगे, मनुष्य में पाचन देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इमल्सीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए तो हम पहले जान लेते हैं रंध्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो रंध्र पादप की पत्तियों की सतह पर छोटे एवं सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए यह एक प्रकार क्या है, पत्ती, ये पत्ती है, ये इसमें क्या कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको यह परिभाषा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। उम्मीद और आप चित्र के माध्यम से भी यह समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छिद्र जो है आपकी यह पत्ती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए गए हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। दोस्तों ये जो रंध्र होते हैं इनमें क्या पाई जाती हैं, दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये आपका खुले हुए रंध्र का क्या है, चित्र है। रंध्र की कई बार आपका जो है चित्र भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए आप रंध्र को भी ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या है, आपका रंध्र छिद्र है। ये जो छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण आप जानते हैं कि जो हमारी ये पत्तियां होती हैं, इसी का कारण क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, और आप चित्र भी बनाइएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, यदि हम जानते हैं रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। रंध्रीय गतिविधियाँ द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि द्वार कोशिकाओं द्वारा ही क्या होता है, आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, अर्थात दिन में रंध्र खुले रहते हैं और रात में रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। किसका कार्य है, द्वार कोशिकाओं का कार्य है। जब वायु अंदर जाती है तो द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, आपकी द्वार कोशिकाएं जो होती हैं आपकी ये फूल जाती हैं। ठीक है, यह उसकी क्या है, रंध्र की क्रिया विधि है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो रंध्र होती है उस द्वार कोशिकाओं पर ही निर्भर करती है। इसके बाद हम, जैसा कि आपको पहले बताएं, इसके बाद हम आपको अमीबा में पाचन देखने वाले हैं कि अमीबा में किस प्रकार आपका पाचन होता है, यानी कि पोषण होता है। ठीक है, तो अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि ये किसी भी आकार का रूप ले सकता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं अमीबा में किस प्रकार पाचन होता है। ठीक है, तब स्टेप नंबर 1 में हम पहले जानेंगे अमीबा अपने शरीर की सतह के अस्थायी उंगलियों की तरह प्रेक्षण करके अपने भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम समझ सकते हैं, जिससे यह भोजन ग्रहण करता है उसे पदार्थ या क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा यह भोजन को क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, ये क्या है, एक अमीबा का चित्र है। इसमें एक द्रव्य भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये ये अमीबा का केंद्रक होता है। ठीक है, ये क्या है कि खाद्य कण है और ये आपको अंतः ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसको खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम अंतः ग्रहण भी कहते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं दोस्तों, जब पदार्थ खाद्य कण के साथ विलीन हो जाता है तो वह एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। आप देख सकते हैं, जब ये अंदर हो जाता है तो ये क्या किसका निर्माण करता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। दूसरे स्टेप में होता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर तीसरा जो है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ एंजाइम की सहायता से
सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और जो केंद्रक होता है वो लंबा होने लगता है। ठीक है, यानी कि अमीबा क्या करता है, केंद्रक विभाजन करने लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं खाद्य रिक्तिका जो है क्योंकि हो गई है, टूट गई है सरल जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों, वो भी किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से टूट जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर चौथा है आपका, इन सरल पदार्थों को कोशिका द्रव्य में विसरित कर दिया जाता है। यानी कि जो पदार्थ क्या है, टूटे हैं एंजाइम, उन्हें कोशिका द्रव्य में क्या किया है, फैला दिया जाता है और कोशिका द्रव्य अलग होने लगता है। आप देख सकते हैं कोशिका द्रव्य होता है अलग होने लगता है और केंद्रक का विभाजन हो जाता है, यानी कि अमीबा वृद्धि करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, एक केंद्रक जो है, एक केंद्रक और एक केंद्र जब विभाजन हो गए जाएंगे, दो नए अमीबा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया ही होती है। ठीक है, और पांचवी जो आपकी प्रक्रिया है, शेष अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए अमीबा कहीं से भी क्या फट जाता है और अपचित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अपचित पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और नोट्स में आपका जो अमीबा में कौन सा पोषण होता है, तो प्राइमरी संपोषण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों मनुष्यों में पाचन यानी कि पोषण देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार पाचन होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं पाचन कहते किसे हैं। ठीक है, तो डाइजेशन यानी कि इसकी इंग्लिश होती है। पाचन किसे कहते हैं दोस्तों, जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। यानी कि जैसे हम सेब खाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जल भी होता है, उसका अपघटन हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, बट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी कि ठोस पदार्थों को जब ये जो होते हैं छोटे छोटे गड़े में बदल जाते हैं तो इसे को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं मनुष्य में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है और यह मुख से गुदाद्वार तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है, यानी कि मुख से गुदाद्वार तक। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यानी कि मुख, ये हमारा क्या है, मुख है और यहाँ तक क्या है, गुदाद्वार। एक लंबी नाहर नलिका होती है, यहाँ से यहाँ तक यह फैली होती है। इसके माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा भाग है उसको देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे जो पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन होना। तो पहले हम देखते हैं मुख में पाचन। मुंह में दांत भोजन के को छोटे छोटे क्या कर देते हैं, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं तथा जीवा लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती है और भोजन को लसलसा बनाती है। यहाँ लार में उपस्थित एमाइलेज या टाइलिन या स्टार्च के कणों को शर्करा में बदल देते हैं। ठीक है, आप दोस्तों यह भी ध्यान रखिए कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज या टाइलिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक नंबर यानी कि MCQ के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको यही याद रखिएगा। यानी कि मुख में पाचन, ये लार के माध्यम से हमारा जो भोजन है क्या होता है, सरकने में मदद करता है और यह क्या होता है, पहुंचाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका है दोस्तों कौन सा, ओसोफेगस। ओसोफेगस यानी कि ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, यहाँ से यानी कि अमाशय से लेकर मुंह से लेकर अमाशय तक के जो ये पाइप होती है, इसे फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस, इसी को हम ग्रसिका कहते हैं। इसी से ही हमारा भोजन क्या होता है, अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, तो यही आपकी ग्रसिका होती है, एक लंबी नलिका होती है। ठीक है, तो ग्रसिका क्या होती है इसको आइए हम समझते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यह भोजन को अमाशय में ढकेलने में मदद करती है, यानी कि अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रसिका की पेशी का क्रमबद्ध फैलना एवं सिकुड़ना क्रमाकुंचन कहलाता है। इसमें पाचन नहीं होता है, यानी कि कोई भी पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है। यह केवल और केवल भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि इसको हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आमाशय में पाचन कैसे होता है। यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। आप देख सकते हैं आमाशय क्या है, ये आमाशय यही होता है। ये किस आकार की है, तो आपकी ये जे आकार की है। कैसी है, तो जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, होती है। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है,
यहाँ गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होने लगता है। इसके प्रभाव से जठर ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जठर रस का स्त्रावन करती है। यानी कि जठर ग्रंथियाँ से कौन सा रस स्रावित होता है, तो जठर रस का होता है। किसका होता है, जठर रस का। जठर रस में HCl तथा एंजाइम पेप्सिन, रेनिन आदि होता है, परंतु वयस्क मानव में रेनिन का अभाव होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं HCl के कार्य कौन से हैं। तो HCl के जो कार्य होते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, HCl की निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, ये HCl के कार्य हैं। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को भी मारता है। यानी कि हम जानते हैं जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में जो अशुद्धियाँ होती हैं हमारे खाते समय क्या होते हैं, हमारे पेट में आ जाती हैं, तो उनको भी यह मारने का कार्य करता है। ठीक है, कौन, HCl। ठीक है, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, तब यह अधपच भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कौन सा भाग है, तो आपका आगे जो भाग है चौथा है वो है छोटी आंत। छोटी आंत कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका छोटी आंत को हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत का ही दूसरा नाम क्या है, छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत कहते हैं। ये है आपका, ये जो है क्या होती है, कुंडलित रूप में होती है, यही आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत को अब हम जानते हैं। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, यह अधिक कुंडलित होती है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम अगला भाग देखते हैं पाचन में मानव का, जो है वह क्या है, वह बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, ये आप चित्र माध्यम से पहले समझिए। ये होता है आपका बड़ी आंत। तो ये जो है ये आपका क्या होती है, बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत को हम बृहदान्त्र कहते हैं, बृहदान्त्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ी आंत को, इसका ही दूसरा नाम है। अब आइए इसको हम भागों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत अधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। इसमें उपस्थित दीर्घरोम द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। अब दीर्घरोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये किस इस प्रकार देखिए दोस्तों, ऐसे दीर्घरोम निकले होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इन्हीं के ये जल के क्या कर लेते हैं, अवशोषित यानी कि सोख लेते हैं। ठीक है, और आपके बड़ी आंत जो है दोस्तों, इसके क्या कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सीकम, रेक्टम और कॉलन। ठीक है, कॉलन इसके भाग होते हैं। आपकी छोटी आंत के भी दोस्तों आप जानते रहिए 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके, एलियम, एलियम हो गया, डेडूनम और जेजूनम। एलियम, डेडूनम और जेजूनम होते हैं। ठीक है, ये किसके भाग होते हैं, आपकी छोटी आंत के होते हैं। सीकम, कॉलम, रेक्टम आपके बड़ी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, छठवीं और लास्ट प्रक्रिया है मानव पाचन में, शेष अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में, इसके रूप में मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम वैक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्षेपण कहते हैं। यानी कि हम इसको हम उत्सर्जन भी कहते हैं। शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। गुदाद्वार के द्वारा क्या होता है, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये गुदाद्वार होता है यहाँ नीचे, इसके द्वारा क्या होता है, आपका अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वह आपका जठर ग्रंथ से किसका स्रावण होता है, तो जठर रस का स्रावण होता है। यकृत, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन किस कौन सा पाचन एंजाइम है, प्रोटीन है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। लाइपेज, ये वसा पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये वसा में क्या करता है, पाचक करने में कार्य करता है। पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। और पित्तरस का जो इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, आप इसको भी जानते रहिएगा। अब जानिए दोस्तों, इमल्सीकरण किसे कहते हैं। वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम इमल्सीकरण कहते हैं। ये देखिए आप मान लीजिए कि वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं, क्या है, बड़ी गोलिकाएं हैं, ये जो छोटी गोलिकाओं में बदल जाती हैं, इन्हें को हम इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि